गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ मानस जायसवाल और प्रकाश गावा पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य और रुचित जैन जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी से करेंगे एक खास बातचीत, और कुछ ही देर में ऑब्वियसली वो लिस्टिंग भी होनी है इरेडा की, उस पर भी बातचीत करेंगे। एक बार अब लेकर आइए बैंक निफ्टी को। अब बैंक निफ्टी कर रहा है तैयारी चलने की 44,100 के अब ऊपर 44,114 पर, और अब डे हाई के करीब, और अब पॉसिबल है एक 44,400 तक की स्विंग पॉसिबल हो बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि अब ये इकलौता एक इंडेक्स बचा है, बड़ा इंडेक्स, जहाँ पर अभी भी प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हुए हैं, और यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी शॉर्टिंग है शायद। बैंक निफ्टी का एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आइए आप जरा स्क्रीन पर। और अगर आप प्योर डे ट्रेडर है, प्योर डे ट्रेडर, HDFC बैंक ने चलना शुरू किया है, 150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। HDFC बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए अब आप जरा स्क्रीन पर, और एक बार उसको देख लेते हैं। ये है बैंक, HDFC बैंक का चार्ट। वीरू, अगर आप प्योर डे ट्रेडर हैं, अब फोकस करिए बैंक निफ्टी पर, और स्टॉप होगा आपका डे लो, बहुत सिंपल। और एक 200-300 पॉइंट की स्विंग अब मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में ओपन हुई है यहाँ पर। जी हाँ, आज बैंक निफ्टी ने अपने कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर खुला और एक भी मूवमेंट के लिए उसे तोड़ा नहीं। पर अनुज, आज लग रहा है एकला चलो, इट्स HDFC बैंक, मैं अकेला ही पूरा का पूरा कुनबा संभालूंगा, ऐसा लग रहा है। वो परेशान भी वही करता है, तो आज चल भी वही रहा है, फिर कोई तकलीफ नहीं है उसमें, बिल्कुल चलने दीजिए उसको, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ये लिस्टिंग की तैयारी हो रही है बाय द वे, इरेडा की जो लिस्टिंग होने वाली है, 30 सेकेंड्स बाकी हैं इसमें। एक बार जरा इसको रिविजिट कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ था इसका, 50 रुपये पर लिस्टिंग की तैयारी है। लिस्टिंग का एक क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी फाइनेंस में है, इसके लिए काफ़ी ट्रैक्शन था यहाँ पर, और एक अच्छे वैल्यूएशन पर आई थी ये। एक डिस्काउंट था कंपेयर टू PFC और REC, जो हालांकि अब लिस्टिंग के बाद ना रहे वो डिस्काउंट। लेकिन इशू क्या है इसमें, अब अगर आपने मिस कर दिया तो क्या करना है? लिस्टिंग खैर IPO में तो मिला ही बहुत कम लोगों को होगा। मेरे ख्याल से वीरू, अगर कोई 45-46 के करीब का आपको जोन मिल जाए ना, तो वो होगा फिर एक यहाँ पर एक एंट्री जोन। 50 पर लिस्टिंग हुई है, 50 पर ही एक्सपेक्टेड था, 50 पर ही प्री ओपन में ये सेटल हुआ था, और 56% के प्रीमियम के साथ, तो लिस्टिंग तो अच्छी है। रिफ्रेश करते हैं इसको, 52 पर आ गया, रिफ्रेश करिए इसको, ये हमारा रिफ्रेश नहीं हो रहा है, 52 पर आ गया है अब ये, और 51.5 या तो फिर हाँ 53, 53.5 अब इस समय देखिए आपकी स्क्रीन पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, 53.5 के करीब, इनफैक्ट 54 रुपये अब क्रॉस कर रहा है, 54 रुपये 33 पैसे पर। तो 50 रुपये पर भी लिस्ट होने के बाद रुका नहीं है यहाँ पर, और करीब 54 रुपये पर इस समय ये स्टॉक 54.71 पर अब इस समय। क्या मार्केट में जब मोमेंटम आता है वीरो, तो इसी तरीके से आता है। 50 पे भी लिस्ट होके उसके बाद 10% ऐड कर लिया इसने, 50 का 55 हो गया, 10 बजे का 10:01 हुआ नहीं है अभी, 50 का 55 हो गया वीरो। मैं वही देखा था अनुज स्क्रीन पे, इट्स 55-50 नाउ आपकी स्क्रीन पे। ये कहते हैं मोमेंटम, और इसीलिए बार बार कह रहे थे कि शॉर्ट नहीं, प्रोस्पेक्टिव, अपना नजरिया थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखिए, अच्छा पैसा बनेगा। आज पूरी बास्केट चलती हुई, अब ये इरेडा का जिक्र होता जनाब, आप ऑटो को देखिए, अभी कुछ देर पहले अनुज ने उल्लेख किया था हीरो मोटोकॉर्प का, बट इट्स हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर्स, आयशर, ऑल एट डे हाई, सारे के सारे। निफ्टी ऑटो मैं इनफैक्ट बताता हूँ आपको, क्योंकि कुछ देर में फिर अब हम क्रम शुरू करेंगे कॉल्स का, बट निफ्टी ऑटो विद द स्विंग 17,350 अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे, ऑल टाइम हाई फॉर निफ्टी ऑटो। और याद रखिएगा, ये मंथ नवंबर शुरुआत हुई थी 15,900 से 17,300, क्या गजब का स्विंग है। खैर, पैनल आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो करेगा आज 10 का दमदार ट्रेड में हमारे साथ बातचीत। प्रकाश गावा, मानस जायसवाल पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। रचना वैद्य, रुचित जैन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। रचना जी, गुड मॉर्निंग, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। जी गुड मॉर्निंग। एंड मेरे 2 कन्विक्शन आइडियाज में एक रहेगा IT काउंटर्स में से विप्रो के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। एंड विप्रो में इतनी मूवमेंट्स नहीं आई है जितनी पास्ट में वो दूसरे IT काउंटर्स में आई है, लेकिन और इसलिए यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंसेस को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। ये 200 डे के बहुत करीब है डेली चार्ट पे, 403 पे है ये फ्यूचर्स। अगर ये काउंटर 398 के ऊपर अपने आप को बना के रख लेता है 1-2 दिन और,
तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे रास्ता खुल जाएगा 410 की तरफ और उसके बाद 414 की तरफ। तो मल्टी डे के लिए ये ट्रेड है, कोई 1-2 घंटे का नहीं है। 398 के एसएल के साथ और 409 का पहला टारगेट, इन 414 का दूसरा टारगेट यहाँ पे रखना चाहिए। और सेकंड कॉल मेरा जो रहेगा दैट विल बी जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड में अच्छी खासी मूवमेंट आई है, हालांकि बीच में थोड़ा इसके प्राइसिंग प्रेशर वगैरह की प्राइस कट्स की जो बात थी तो थोड़ा ट्रबल फेस किया था काउंटर ने, बट राइट नाउ इट इज वेल प्लेस्ड ऑन मेनी टाइम फ्रेम्स। तो यहाँ पे 556 पे है ये फ्यूचर्स, ये अगर 548 सस्टेन कर लेंगे और ऊपर वाली साइड पे मोमेंटम बनाए रखेंगे तो बहुत जल्दी ये काउंटर हमें 565 की तरफ जाते हुए दिखेगा। सो 565 का टारगेट पहला और 570 का दूसरा एंड 548 का स्टॉप लॉस इन जुबिलेंट फूड्स। के जुबिलेंट फूडवर्क आज सुबह सुबह एक्चुअली पहली कॉल जो चैनल पे गई थी वो भी जुबिलेंट फूडवर्क थी और इस समय की कॉल भी जुबिलेंट फूडवर्क आपकी स्क्रीन पर। रुचित, गुड मॉर्निंग। रुचित, आपके पिक्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड। पहली पिक मेरे IRCTC में रहेगी। सो आइडियली रेलवे स्टॉक्स में देखिए तो स्टॉक ने एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस अब तक बताया है, लेकिन मिड नवंबर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट स्टॉक में आया था। उसके बाद पिछले एक हफ्ते मार्केट के साथ साथ कंसोलिडेट हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट पे अच्छे वॉल्यूम्स थे और कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स काफी कम थे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जिसका हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे IRCTC खरीदारी करे 694 के नीचे स्टॉप लॉस है 730 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। जस्ट डिस्क्लेमर के हमने हमारे क्लाइंट्स को ये ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी करने की सलाह दी है, तो अगर कोई ट्रेडर्स ऑप्शंस के थ्रू खरीदारी करना चाहे तो 720 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन खरीदारी कर सकते हैं, जो अभी 21 रुपए के आसपास चल रहा है। तो वहां पे 14 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे तो 35 के टारगेट्स वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा सेकंड पिक है ब्रिटानिया में, जहां पे भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज की ट्रेडिंग सेशन में दिखा जा रहा है। तो यहाँ पे 4700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं 4860 तक के पुल बैक मूव के लिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पे स्क्रीन पर, रुचित की तरफ से दो, रचना जी की तरफ से। अब मानस के पास चलते हैं, उनके पास दो ट्रेड्स कौन से हैं? मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो इंडिगो पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और आज स्टॉक ने फाइनली अपने पिछले हाईस को, जो रिसेंट हाई बना था 2650 का, उसको ब्रीच किया है। इंडिगो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2649 के रहेंगे और टारगेट 2740 के रहेंगे। 2740 के टारगेट के लिए आप इंडिगो में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक पेट्रोनेट है। देखिए अभी तक तो काफी गिरावट देखने को मिली, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि पेट्रोनेट ने बॉटम बनाया है 195-192 की रेंज में। आज स्टॉक तैयार है 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। वॉल्यूम्स को देख के और पैटर्न को देख के लग रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज बीच हो जाएंगे। तो पेट्रोनेट पे 196.90 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और ऊपर की तरफ 203 रुपए के टारगेट से करिए। गाबा सर, आपकी ट्रेड्स। स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा, बढ़िया मोमेंटम है, ब्रेकआउट मिला है, ब्रेक अवे गैप है, ट्रेड कर रहा है 1586, टारगेट 1600 के होंगे, स्टॉप होगा 1580। महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है कोलगेट। यहाँ पर अच्छा बेस बना हुआ है, बेस के बाद एक 2197 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नॉर्मल लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 2220 के होने चाहिए, स्टॉप होगा 2190। कोलगेट। एक बार स्टॉक लेकर आइए जरा इंटरग्लोब एविएशन का, और इस पर ज़रा एक बार थोड़ा सा बात की जाए। देखिए पिछले कुछ मिनटों में क्या शानदार मूव आया इंडिगो में, और अगेन ये बात हुई है, 2-3 बार स्पॉटलाइट में भी आया है इंडिगो, लेकिन मोमेंटम यहाँ बहुत स्ट्रांग है इस समय, और ये माइनस की पिक भी है 2740 के टारगेट के साथ। लेकिन ये मतलब एक क्लियर कट अप्रोच, इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए एक बार ज़रा। ये तो खैर आज के पिक है माइनस के, लेकिन ये देखिए ये इसका 1 महीने का चार्ट अब, और क्या शानदार मोमेंटम इस समय इसने दिया स्टॉक ने, और 3 महीने का चार्ट करीब करीब 8% ऊपर ये स्टॉक का। इसमें तेज़ी की शुरुआत हुई थी जब इन्होंने वो फ्यूल सरचार्ज लगाया था। और वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, अक्टूबर टू दिसंबर के नंबर्स देखिएगा आप इंडिगो के, और एक मेरी जो कहते हैं ना एक कॉमन सेंसिकल अप्रोच है कि जो ट्रैफिक में देख रहा हूँ और जो टिकट की प्राइसिंग में देख रहा हूँ, इंडिगो की हिस्ट्री की अगर ऑल टाइम हाईएस्ट अर्निंग्स आपको इस क्वार्टर में दिख जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। वैसे ही पीक सीज़न है ट्रैवल का, अक्टूबर टू दिसंबर, और ये मतलब स्टॉक जो है
एक केस स्टडी रहेगा कि हमेशा एक ये रहता था कि एविएशन स्टॉक्स में पैसा नहीं बनता है। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने इस स्पेस में भी पैसा बना के दिया है। बिल्कुल, ये तो सत्य है। और जितने इवेंट्स आए जिस क्वार्टर में स्लिप हुए हैं, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बात सही कही कि इस बार के नंबर से, इस बार ट्रैवल आप और मैं कर भी रहे थे काफ़ी, हमने देखा है दिल्ली मुंबई, मैं तो दिल्ली मुंबई ट्रैवल कर रहा था, आप तो बाकी स्टेट्स में भी गए अनुज। बिल्कुल, वाकई क्या भीड़ थी एयरपोर्ट्स पे। खैर, अब आपकी स्क्रीन पे 4-5 कॉल्स पूरी हो, मतलब 4 विशेषज्ञों की 8 कॉल्स पूरी हो चुकी हैं, बट इट्स आई थिंक ऑटो जिसने आज पूरी एक कंप्लीट ग्रिप ले ली है। अभी प्रकाश सर ने दी कॉल M&M, वो अच्छा मूव देता हुआ। फिर जरा एक बार TVS मोटर्स का चेक ले लेते हैं फिर, क्योंकि बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमें जाना है। TVS मोटर्स इट्स 1850। रचना जी, इस चार्ट को अगर आप किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसी स्टॉक को देख रही हैं या फिर क्या देख रही हैं। बट इट्स 1850, आई मीन मोर देन वर्टिकल। आई मीन इसने वर्टिकल की डेफिनेशंस को भी आई थिंक तब्दील कर दिया है। रचना जी, करना क्या चाहिए? स्टॉक जा कहाँ रहा है? जो होल्ड कर रहा है या फिर एक फ्रेश लॉन्ग का प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे क्या कहता है? जी, यहाँ पे फ्रेश लोन के लिए तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि एज यू राइटली पॉइंटेड इट आउट कि बहुत ही वर्टिकल रैली है और चले ही जा रहा है विदाउट एनी ग्लिचेस इन बिटवीन। तो इवन हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे काफी स्ट्रेस्ड है। तो फायदे तो यहाँ पे उनके हैं जिन्होंने लोअर लेवल्स पे पोजीशन कहीं ना कहीं बनाई है अपनी, उनको बने रहना चाहिए और उनको अपना एसएल जो है वो ट्रेल कर लेना चाहिए। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्लेयर भी है यहाँ पे, तो भी आपको अपना एसएल जो है वो करीब करीब 1700 के करीब वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रख लेना चाहिए और कंटिन्यू करनी चाहिए जर्नी, बिकॉज यू नेवर नो ऐसी चीजें कहाँ जाके अटकेगी, कोई नहीं बता सकता ये बात। और नई एंट्री जिनको लेनी है उनके लिए फिलहाल तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा हाथ में, क्योंकि इट इज वेरी ओवरस्ट्रेच्ड इवन ऑन हाईएस्ट ऑफ टाइम फ्रेम्स। तो इसलिए यहाँ पे फ्रेश एंट्री थोड़ी मुश्किल है। नेवरदेलेस अगर फॉर एनी रीजन अगर ये 1700 की तरफ जाता है या 1750 की तरफ भी जाता हुआ एक डिप मिलता है इसमें, तो उस टाइम पे अगर आप एंटर करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएगा। बाकी 1700 का वीकली क्लोजिंग पे ऐसा लगा के कंटिन्यू जर्नी करनी चाहिए। ओके। 44,152 अब बैंक निफ्टी पर और 44,155 ये अब मोमेंटम में है। और ये जैसे मैं कह रहा था, अब यहाँ पर आप फोकस करिए। और निफ्टी भी 20,009 पर आज हो सकता है कि थोड़ा लार्ज कैप पे फोकस आ जाए मार्केट का, क्योंकि काफ़ी टाइम से लार्ज कैप चले नहीं है। 2-3 स्टॉक्स और देख लेते हैं। सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। रामको सीमेंट और इंडिया सीमेंट दोनों साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक्स जो हैं, दोनों में एक अच्छा मोमेंटम आया। अच्छा, 2 दिन से बात हो रही थी मन्नापुरम की, आज थोड़ा सा मुथूट में भी एक मूव आ रहा है। मुथूट फाइनेंस देख लीजिए एक बार। गाबा सर, एक बार जरा मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखिए अगर आपने पढ़ा हो स्टॉक को तो। बिल्कुल, एक ब्रेकआउट गैप मिला है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, ट्रेड कर रहा है 1389 पर। मुझे लगता है 1425 तक जाना चाहिए, उसे 1-2-3 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 1360, थोड़ा डीप है लेकिन उससे कम चलेगा नहीं। लेकिन आज और कल का सोच कर लें तो मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भाग चुका है 3.46%। तो अपमूव ऑन है, यस, मुथूट फाइनेंस। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेकर जब लौटेंगे तो कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी से करेंगे एक खास बातचीत। अब हमारे साथ हैं कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर विकास खेमानी, जो कैपिटल मार्केट से 25 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। और आइए उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय कितनी और तेज़ी बनेगी। और विकास जी ने सेल साइड का भी एक्सपीरियंस लिया है, इवन F&O का भी एक्सपीरियंस लिया है, और अब इस समय एक एज एन एंटरप्रेन्योर एक अपनी खुद की एक फर्म, और जहाँ पर वो पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। तो उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में करना क्या चाहिए। विकास जी, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो ये बताइए, अब हम 20,000 के पार वापस निफ्टी पर, हालांकि निफ्टी ने अभी भी उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है जितना ब्रॉडर मार्केट ने दिखाया है। इस समय आपका कन्विक्शन क्या है? ज़्यादा लार्ज कैप्स को लेकर है या अभी भी मिड कैप्स में कन्विक्शन है? बिल्कुल, आई थिंक हम जो है बाजार में काफी बुलिश हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस हिसाब से भारत की आर्थिक गति की दर, रिफॉर्म्स की दर और वेल बैलेंस ग्रोथ जो हो रही है, आई थिंक इंडिया, भारत एक सबसे बड़े
अट्रैक्टिव मार्केट की तरह से उभर रहा है। जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है, मुझे लगता है ये हम मिड और स्मॉल कैप से देखने के बजाय और लार्ज कैप मार्केट कैप देखने के बजाय हम गुड बिजनेस, गुड मैनेजमेंट, जो स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकते हैं, उस तरह को ज्यादा देखते हैं। ये बहुत ज्यादा एक बार देखा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि देयर इज ऑलवेज सेक्टोरल रोटेशन व्हिच हैपेंस, मार्केट कैप रोटेशन व्हिच हैपेंस, एंड लार्ज कैप पिछले कुछ समय में थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था और मिड कैप स्मॉल कैप ने ज्यादा रैली की थी। तो ये साइकिल तो चलती रहती है, पर इन जनरल आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टरली अर्निंग्स के नतीजे को देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्सपेक्टेशन को भी अर्निंग्स ने बीट किया है बाय ऑलमोस्ट 1%। सो वी हैड हाई एक्सपेक्टेशन, और ये क्वार्टरली वाई ऑलमोस्ट 18% के आसपास भारतीय कंपनियों की निफ्टी लेवल पे अर्निंग ग्रोथ आई है, जो 1% एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो ये बहुत समय बाद हुआ है, तो ये दिखाता है कि किस तरह की ग्राउंड लेवल पे वाइड स्प्रेड एक्टिविटी जो कॉर्पोरेट नतीजों में भी दिख रही है। तो मुझे लगता है ये जो सिचुएशन है काफी समय तक चलती रहेगी। अर्निंग ग्रोथ ठीक है, लिक्विडिटी सिचुएशन ठीक है, और मुझे नहीं लगता वैल्यूएशन बहुत कोई आउट ऑफ द बैग का वैल्यूएशन एक फेयर रेंज में है। तो ऐसा जब सेटअप होता तो एक मुझे लगता है पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी अगले 3 से 5 साल तक बरकरार रहेगी। ओके, तो 3 से 5 साल के लिए पैसा बनाने की बरकरार रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग आपकी एक बहुत बड़ी थीम थी विकास जी, जिसने बहुत बड़ा पैसा बनाया। तो पहले तो उस पर एक बात हो जाए कि यहाँ पर अभी भी आप उतने ही बुलिश हैं, और उसके अलावा कोई और थीम जो आपको अच्छी लग रही हो? मैन्युफैक्चरिंग जो है ये कोई एक छोटी थीम नहीं है, ये एक डिकेडल ट्रेंड है जो हमने 2020 में आइडेंटिफाई किया था, और आप देखेंगे तो उस समय भी शायद काफी कम बिलीवर थे, पर वो आज एक अच्छे से उभर के आया। और मुझे लगता है भाई ये जो थीम ने हमारा ऑलमोस्ट 45% CAGR का रिटर्न दिया, इसके बावजूद भी हमारा ये मानना है कि ये आने वाले 5, 7, 10 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आएगा। इसका कारण क्या है कि ये इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो GDP है वो खाली 15-16% है, जो यहाँ से 25% तक जाने वाली है। दूसरी बात, जो चाइना +1 को लेके, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग में कभी भी कोई आउटसोर्सिंग का ट्रेंड होता है तो 2-3 साल तो उसको शुरुआत होने में लग जाता है। तो ये मैं ये कहता हूँ कि IT जहाँ पे मिड 90s और लेट 90s में था, वहां पे अभी आज मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये तो एक बहुत बड़ी शुरुआत है। तो इसमें पैसा बनाने के तरीके अगले 10-12 साल में आएंगे। तो इसलिए इस पे नेगेटिव होने की और कॉशियस होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कंपनी देखनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, वो सब काम करना पड़ेगा, बट स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो बहुत बहुत ही इंटैक्ट है और रहेगा। ये आने वाले समय में और बेटर ही होने वाला है। जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है US और चाइना के बीच में, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को होता है। तो मुझे लगता है ये अच्छा आने वाले समय में भी चलते रहेगा। ओके, विकास जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मैं आपके प्रीवियस कमेंट्स में आपके PSU बैंक्स पे आपके व्यू सुनता आया हूँ। एक बात जो उन्होंने कही थी कि जो टेक्नोलॉजी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो डेफिनेटली पे करेगा, और आप समझ लीजिए कि पोस्ट कोविड PSU बैंक्स ने बहुत स्ट्रांग मूव दिया है। जिस प्रकार की अर्निंग्स उन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स में दी, जो NIMs दिए, जिस प्रकार के NPAs और ग्रॉस NPAs में डिक्लाइन है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ रही, अभी आपका कन्विक्शन क्या है? आई मीन इतना अच्छा पैसा बना, अभी भी आप कमिटेड है इस स्पेस में विकास जी? PSU बैंक्स में अभी तो एक मुझे लगता है रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है उसकी एक शुरुआत है। आप ऐसा देखिए कि PSU बैंक्स में 3 पहले प्रॉब्लम्स थी: एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। पहले एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, प्रोविजन हुआ, फिर हुआ अपने गवर्नेंस को फिक्स किया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को मर्ज किया, 4 बैंक्स बनी, और उसमें अच्छे अच्छे मैनेजमेंट टीम्स को लाया गया, एंड सो वो चल रहा है। और तीसरा टेक्नोलॉजी, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था। शायद 15 साल पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे थे, जो अभी प्लग एंड प्ले हो गया है। तो अभी हर PSU बैंक्स ने अपने आप को टेक्नोलॉजी एनेबल कर लिया है। तो जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म होते जा रहा है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। और लास्टली, जो कस्टमर बेस प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बैंक के पास है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, PNB के पास 11 करोड़ कस्टमर, 10,000 ब्रांचेज है, जो लगभग HDFC बैंक जितना ही है। तो अब आप सोचिए, अगर आपके पास कस्टमर बेस और ब्रांच नेटवर्क है, और आपके पास अगर मैनेजमेंट लेयर और गवर्नेंस फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी आ जाता है, आप वो ग्रोथ आराम से डिलीवर कर सकते हैं। जो आप अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे थे, वो वापस कंटिन्यू रखेंगे और बनाए रखेंगे और ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है कि PSU बैंक्स अभी भी 17% 18% ROE होने के बावजूद भी एक टाइम से बुक के नीचे चलती है। तो ये आने वाले समय में वो रिलेट होने वाली है काफी बैंक्स। तो हमारा कन्विक्शन अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से इन पे पॉजिटिव है।
ओके 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पीएसयू बैंक्स पे विकास जी का अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है। दो डिफेंसिव स्पेस जहाँ पे आप काफ़ी बुलिश रहे थे, आईटी और फार्मा में पैसा वहाँ अच्छा बन गया, लेकिन अगर मैं आईटी पे लौटूँ तो आपका झुकाव पिछली बार और उससे पहले की कमेंट्स में मिड कैप आईटी पे था विकास जी। मिड कैप आईटी ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, वीक और एक कमज़ोर 2-3 क्वार्टर्स में भी बहुत अच्छा पैसा बना। पर्सिस्टेंट, केपीआईटी और कोफोज बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। क्या अभी एक प्रॉफिट्स को वहाँ लेने का वक्त है, क्योंकि थोड़ा कैचअप लार्ज कैप आईटी में विकास जी विजिबल है। मिड कैप आईटी के दो बहुत स्वर्णिम क्वार्टर्स रहने के बाद इन टर्म्स ऑफ प्राइस आपका व्यू इन प्राइसेस पे क्या है अब? मेरा मानना रहता है कि नेवर सेल योर विनर्स अर्ली। अगर पहली बात तो आईटी जो एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड है, ये हमारा थोड़ा कॉन्ट्ररी व्यू है। सबको लगता है यूएस में रिसेशन की वजह से आईटी सेक्टर खराब हो जाएगा, हमें नहीं लगता है। आज भी ऑर्डर बुक्स का अक्रीशन अच्छा है। ऑफ कोर्स 1-2 क्वार्टर आगे पीछे कोई भी बिजनेस में होता है, इसमें भी होगा। पर अगर आप स्ट्रक्चरली देखेंगे तो आईटी का एक्सपोर्ट भारत का 400 से 500 बिलियन की तरफ होने को जा रहा है। तो उसमें जो नई हर साइकिल में एक छोटी कंपनी बड़ी बनती है। 2009 से 15 के साइकिल में HCL Tech, Mindtree, LTI, LTTS got created. I think in this cycle also we think many mid and small cap companies will become 8x, 10x kind of thing from here. So idea is to remain invested in those companies, not to sell early on. अगर आप जल्दी खाली टेक्निकल कारणों से बेच देंगे तो आपकी एक बड़ी विनर आपसे हाथ से निकल जाती है। तो हम तो सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में ही बिलीव करते हैं। राइड योर विनर्स टिल द टाइम ग्रोथ कंटिन्यूज। ओके, ठीक है, ये होगी बात निफ्टी आईटी की। विकास जी, आप अपने फंड में एक कुछ हिस्सा रखते हैं वो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर या अपॉर्चुनिटीज़ जो इस तरीके की आती हैं। इस समय आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में? कुछ तो देखते रहते हैं। आई वुड नॉट वांट टू कमेंट एनी स्टॉक स्पेसिफिक और एनी अपॉर्चुनिटी, बट आई थिंक यू अटेंड टू एवरी अपॉर्चुनिटी व्हिच कम्स टू द मार्केट, एंड व्हेन द रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर वी सॉर्ट ऑफ अटेंड टू दैट। चलिए, मैंने कोशिश की थी लेकिन आपने क्लियर कर दिया, तो फिर मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। चलिए, एक स्पेशलिटी केमिकल्स में विकास जी अब इस समय क्या वापस एंट्री की जाए? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं इन स्टॉक्स को? आई थिंक पिछले 1 क्वार्टर में हमने काफी स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज खरीदी है, बिकॉज आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 साल में स्पेशलिटी केमिकल्स में काफी करेक्शन हुआ है, लार्जली बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री करेक्शन एज द प्राइस करेक्शन, एंड इनकी वजह से पिछले 1-1.5 साल में इनके नतीजे काफी खराब रहे हैं। तो हमें लगता है वर्स्ट बिहाइंड है, और ऐसे मार्केट में जहां पे सब कुछ न्यू टाइम ऑल टाइम हाई है, एक कॉन्ट्रा सेक्टर में जहां पे आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रही हो, खाली एक टेम्पररी टेक्निकल कारणों से एक स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, तो एक वापस एंट्री करने का मौका मिलता है। तो हमने हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो एंटर की है, जहां पे हमको लगता है अगले 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से 2 से 3 गुना पैसा बन सकता है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड जैसी एक सिचुएशन यहाँ पे बनी है। ओके, तो आपने कुछ पॉजिटिव कॉल्स ली हैं यहाँ पे केमिकल स्पेस में पिछले 2 क्वार्टर्स के डिप में। विकास जी, 1-2 स्पेस और जो कि थोड़ा सा पेनफुल दौर से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो अर्निंग्स में इस बार की विजिबल भी था। जैसा कि आपने कॉल ली केमिकल्स में, वैसा डायग्नोस्टिक में कोई व्यू था आपका? डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा खासा एक स्विंग आया है, और हॉस्पिटल सेगमेंट में आपका कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू है? Healthcare, I mean, entire healthcare segment looks positive, which includes hospital and diagnostics. तो हमारे कुछ एक्सपोजर है, जो कुछ स्टॉक्स हम ओन करते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जो हमें लगता है काफी प्रॉमिसिंग है। जहां तक आपने बात डायग्नोस्टिक्स की, वो भी मुझे लगता है वहां पे एक प्राइस करेक्शन और सब काफी जो माहौल था पिछले कुछ 1-1.5 साल का, वो सब करेक्शन हो गया है। तो यहाँ से थोड़ी प्राइसिंग भी इंप्रूव हो रही है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी कम हो रही है, तो सेगमेंट एक अच्छे दौर से गुजर रहा है, तो देखना चाहिए। चलिए विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज सभी सेक्टर्स पे और स्पेसिस पे, इंडाइसिस पे अपने मार्केट्स पे व्यू रखे। आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन भविष्य में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, बातचीत होगी। इंडिसेस 20,010 पे, और एक शुरुआती इनिशियल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद 1 घंटे के बाद अब इंडेक्स इस रेंज में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करता हुआ, बट इट्स निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स जिसने आज एक अच्छी लीड ली और कल के हाइज के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी स्क्रीन पे इट्स SBI 567 पे। रचना जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव तो नहीं है, बट प्राइस खुला सिंक हुआ, लेकिन फिर से अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करता हुआ
मैं इस वक्त इसका SBI का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ठीक यहाँ से 2 रुपये ऊपर इसका 20 डे में प्लेस्ड है एट 569। आपका व्यू मैम इस पे क्या है SBI पे? रचना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, SBI जो है फिलहाल अपने डेली चार्ट पे 200 पीरियड की एवरेज को निकालने की कोशिश में लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 566 के ऊपर फ्यूचर्स पे बना हुआ बैठा है, विच इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, और मेरे हिसाब से ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। एवरेजेस एंड ऑल आर प्लेस नाइसली, तो यहाँ पे मार्केट का मोमेंटम भी अगर बना रहेगा, बैंक निफ्टी का भी बना रहेगा, तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी 200 पीरियड एवरेज को क्रॉस करके 573 की तरफ जाता हुआ फ्यूचर्स पे SBI हमें नजर आएगा विद इन अ डे और टू। जी हाँ, SBI तो बहुत सारे स्टॉक्स आके पार्टिसिपेट करते हुए SBI नाउ एट डे हाई। अनुज, दोनों ही इंडिसेस ने, बैंक निफ्टी ने आज कॉल हाइटर्स के जोन के ऊपर ओपनिंग दी, सस्टेन करता हुआ। निफ्टी ने ओपनिंग नहीं दी लेकिन उसको रीगेन किया, उसके ऊपर आया और सस्टेन करता हुआ। क्या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे कन्वर्ट हो जाए? इस बात की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, स्पेशली एक्सपायरी -1 डे वेडनेसडे? बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल लग रही है। एक चीज़ है, जो मैंने एक बात कही थी वीरू, अब आप जैसे 19800 की कॉल ले आइए फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कि क्या होता है मार्केट में जब इतने बड़े गैप अप्स या गैप डाउन्स आते हैं, तो उसमें उस तरीके का जो ऑप्शन है वो पहली टिक में ही आपको सबसे ज़्यादा हाई प्राइस दिखाता है। अभी भी देखिए उसका जो ओपन हाई था वो करीब करीब 299.5 पर ही था, तो उसमें खैर सब नहीं बेच पाए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं बेच पाए तो भी आप थोड़े लोअर लेवल पे बेच पाए होंगे। अब 182.2 उसका जो लो था वो एक बना हुआ है, मेरे ख्याल से अब वो दिन भर नहीं जाने वाला है, तो वो एक अप्रोच हो सकती है अगर आपने इस समय लिया हुआ है वो ऑप्शन। तो दूसरी जो अप्रोच हो सकती है इस मार्केट में वो हो सकती है कि अब आपको यहाँ से किन स्टॉक्स में फोकस करना है। मेरे ख्याल से मोमेंटम इस समय मुझे लग रहा है फार्मा में, मुझे मोमेंटम इस समय लग रहा है ऑटोज़ में। ये दो सेक्टर्स हैं जिसमें मुझे इस समय इंट्राडे में मोमेंटम नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर देखिए वो फिजल आउट हो रहा है, वो मतलब टिक नहीं पा रहा है। 44,100 के ऊपर हम निकले ज़रूर, लेकिन अब फिर देखिए उसके नीचे आने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ना आपकी धज्जियां उड़ा देगी अगर आपने इस मार्केट में किसी भी लेवल पे शॉर्ट करने की कोशिश की तो। जी हाँ, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है ना शॉर्ट करने की अप्रोच। मार्केट से डे हाई 44,109 और निफ्टी IT लगभग 450 अंकों पर चलते हैं। डायरेक्टर साहब सुमित जी जुड़ गए हों तो आइए उनसे मुलाकात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जी हाँ, ट्रेडर हॉटलाइन लेकर आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए सुमित ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर जुड़े हैं। सुमित, आपके हाथ में